हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे श्योर सक्सेस की बात होती है, नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होते हैं। तो मेरे दोस्तों जो क्लास 9th में आ चुके हैं उनके लिए मैं लेके आया हूं आज टॉपिक 3। ऑलरेडी टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 तो हो चुका है सर, और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेट 18th सेंचुरी में क्या कंडीशंस थी फ्रांस की, क्या लुइस 16 ने किया, कैसे किया और इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो हम लोग को ऑलरेडी 2 टॉपिक में समझ में आ चुका है सर कि रूमर्स उड़े थे कि लगभग 4000 सैनिक जो है हम पे अटैक करने वाले हैं, ट्रुप में मेंबर्स आने वाले। मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली कहा, ये 10,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं। तो लगभग इतने लोग हम पे अटैक करने आने वाले हैं। और इसी अटैक की जैसे ही खबर मिलती है लोगों को तो उनने कहा कि भाई अब हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वो चले गए किस तरफ? तो वो चले गए सर बैस्टिले की तरफ, जो कि एक फोर्ट्रेस प्रिजन था। फोर्ट्रेस प्रिजन को बनाया गया था लुइस 5 के द्वारा और ये कहीं ना कहीं एक प्रिजन की तरह काम करता था। और ये जो बैस्टिले था ये सब लोग इसको नापसंद करते थे। तो आपको कहानी में ये भी पता है, जब इन लोगों ने अटैक किया फोर्ट्रेस प्रिजन बैस्टिले पे तो वहां पे कुछ मिला तो नहीं, 7 लोगों को इन्हें फ्री करवाया और कमांडर एंड चीफ की यहां पे डेथ हो जाती है। अब यहां पे फ्रांस का जो पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे खराब हुआ, खत्म हुआ, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सफरनामा है वो क्लास 9 सोशल स्टडीज फ्रेंच रेवोल्यूशन है। हमारे चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 3 जो है वो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की हम लोग और एंट्री कर जाते हैं हमारे टॉपिक में। भाई तो टॉपिक क्या है आपको पता है, लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या चीजें हो रही थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहली बात हुई कि फ्रांस वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन यूरोप एट दिस टाइम। अगर देखा जाए तो यूरोप में सबसे बेहतरीन कंट्री जहां पे सारी चीजें अवेलेबल थी वो थी सिर्फ और सिर्फ कौन सी? फ्रांस। अगर हम लोग बात करें कि फ्रेंच सोसाइटी को इन लोगों ने 3 भागों में डिवाइड करके रखा था और ये जो 3 पार्ट्स थे उनको कहा जाता था यहां पे एस्टेट्स। क्या कहा जाता था दोस्तों? एस्टेट्स। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि फ्रांस जो बहुत ज्यादा एक पॉइंट ऐसा बन गया जहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। बट यहां पे प्रॉब्लम भी तो स्टार्ट हुई कि लुइस 16 की शादी हो जाती है मैरी एंटोनिएट के साथ। महज 20 साल का था, उसकी शादी हो जाती है। बट जैसी उसकी शादी होती है तो प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है कि उसकी ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी होती है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण माना जाता है कि उसने अमेरिका को 13 कॉलोनीज को जब इंडिपेंडेंस चाहिए था तो उसकी मदद करी थी। और अमेरिका का कॉमन एनिमी, फ्रांस का कॉमन एनिमी कौन था सर? ब्रिटेन था। तो यहां पे समझ में आ गई ये चीज। और दूसरा हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन भी याद करना पड़ता है जो कि 1775 से लेकर 1777 तक के यहां पे चलता है। तो यहां पे ये सोसाइटी को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि अब कहीं ना कहीं पैलेस ऑफ वर्सेलिस बनाना है और पैलेस ऑफ वर्सेलिस बनाने के लिए चाहिए था पैसा। पैसा आएगा कहां से? आर्मी खड़ी हुई है, उसको चलाना है तो पैसा चाहिए। यहां स्टेट के जो खर्चे है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो इनने उठा के क्या कर दिया भैया, एस्टेट्स को 3 पार्ट्स में यहां पे डिवाइड कर दिया, द क्लर्की, द नोबल्स एंड द थर्ड एस्टेट। तो चलिए हम लोग सोसाइटी का डिवीजन देखते हैं दोस्तों यहां पे। तो सबसे पहले आता है यहां पे फर्स्ट एस्टेट जो कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन होता है। मतलब फ्रांस की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका टोटल मिला के सिर्फ 1% होता है। तो ये सर क्लर्की कौन थे? तो क्लर्की कहीं ना कहीं चर्च वाले थे भाई। और यहां पे कहीं ना कहीं इनके पास प्रिविलेजेस थी। प्रिविलेजेस होने के कारण कहीं ना कहीं किंग इनका सपोर्ट करता था। तो एग्जाम में क्या याद रखना है दोस्तों? एग्जाम में ये याद रखना है कि सर जो फर्स्ट एस्टेट है वो टोटल पॉपुलेशन का 1% था। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड एस्टेट पे जाते हैं तो ये टोटल पॉपुलेशन का 2% था और ये कहीं ना कहीं रिच नोबल्स कहलाते थे। तो याद रखना है जो सेकंड एस्टेट है वो नोबल्स का है। नोबल्स बिग लैंड ओनर्स भी हुआ करते थे और वैरियर्स भी हुआ करते थे। तो इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली किसके टच में होंगे? लुइस 16 के टच में होंगे दोस्तों। तो यहां तक के क्लियर हो गया कि सोसाइटी का सबसे टॉप पार्ट जो है वो क्लर्की के पास 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सेकंड पार्ट जो है वो 2% क्या है भाई? तो वो लैंड ओनर्स थे, उनको कहा जाता था नोबल्स। और दूसरा वो वेरियर्स भी थे। अब हम लोग आते हैं कॉमन पीपल की, हम जैसे लोगों की बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो चुका था वो हो चुका था यहाँ पे थर्ड एस्टेट के फॉर्म में। तो हमारे पास कितने एस्टेट है दोस्तों? फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड दी थर्ड एस्टेट। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड एस्टेट की बात
करें तो थर्ड एस्टेट में टोटल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विल बी 97%। उसमें बोर्गियोज अपर क्लास वर्कर्स, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, लो क्लास के भी लोग हुआ करते थे। मतलब यहां पे अपर क्लास की बात करें तो उनको कहा जाता था बोर्गियोज, और यहां पे अगर बात करी जाए तो मिडिल क्लास के जो लोग थे, अब वहां पे पीजेंट्स और यहां पे लो क्लास के भी लोग हुआ करते थे। तो इस तरीके से समझ में आया कि फ्रेंच सोसाइटी इन द लेट 18th century it is divided into three parts: first estate, second estate and the third estate. First estate stands for nobles, क्लर्गी, और थर्ड एस्टेट को अगर हम लोगों को पूछा जाएगा क्वेश्चन तो क्या बोलना है, तो फर्स्ट एस्टेट सर क्लर्गी, सेकंड एस्टेट नोबल्स एंड द थर्ड एस्टेट तो आपको पता ही है कॉमन पीपल्स के हाथ में होगा। तो चलिए यहाँ पे एस्टेट का डिवीजन तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि इन 1774 जब वो राजा बना होगा, कौन राजा बना होगा सर, लुइस 16 राजा बना होगा। इन लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी, अब वो कहाँ का था भैया, तो बॉर्बन फैमिली का किंग था। कौन, लुइस 16 बॉर्बन फैमिली का किंग था, जो कि क्या बनता है, अब राजा बनता, मुकुट पहनता है और अब राजा बनके वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस ये महज 20 साल का था। ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब उसकी शादी हो जाती है, किससे होती है सर शादी, तो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस है उससे उसकी शादी होती है। क्या नाम था, मैरी एंटोनिएट उनका नाम था। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, बट दुख की बात यह थी कि राजा बना, शादी हुई, बट प्रॉब्लम यह थी कि अब उनके पास पैसा नहीं है, खजाने में कुछ है ही नहीं जिससे वो आगे हमारी जो एरियाज है, फ्रांस के पास जो एरियाज बचे हुए उसमें कुछ और अच्छा कर सके, इनोवेशन कर सके या लोगों के डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर सके। तो यहां पे शादी तो हो गई, खुशी तो हुई, मगर गम भी इस बात का रहा कि उसके पास ट्रेजरी जो थी दोस्तों वो क्या थी, एम्प्टी थी। चलिए आगे बात करते हैं। द हाउस ऑफ बॉर्बन इज अ डायनेस्टी दैट इज ओरिजिनेटेड इन द किंगडम ऑफ फ्रांस। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, जो बॉर्बन डायनेस्टी है वो किंगडम ऑफ फ्रांस में ही पलता बलता है। एंड इज अ ब्रांच ऑफ द कैप्शियन डायनेस्टी। अब याद रखना है आपको कि किस डायनेस्टी की ब्रांच थी, तो कैप्शियन डायनेस्टी की ये ब्रांच हुआ करती थी। यहां तक की कहानी हमें क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लुइस 16 की बात करते हैं। फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब ये ट्रेजरी जो एम्प्टी हुई थी उसका कारण क्या था, अमेरिका की 13 कॉलोनी जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन की डोमिनेंस में थी, उन सबको फ्री करवाने के लिए लुइस 16 ने कहीं ना कहीं लोड ले लिया। गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। अब यहां पे ब्रिटेन जो कि कॉमन एनिमी था हम सबका, मतलब फ्रांस का भी और अमेरिका भी, उससे हम लोगों ने क्या दिलवाई दोस्तों, इंडिपेंडेंस दिलवाई। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवरेज। मगर ये बात जरूरी याद करना है कि भाई अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें अच्छा खासा हमारा पैसा जाता है। तो यहां पे लगभग कितना पैसा जा चुका था, $1 बिलियन लिवरेज तो ऑलरेडी जा चुका था। इसका हम लोग ऑलरेडी कर्जे में बैठे हुए थे, हम लोग डेप्ट में बैठे हुए थे। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। बिलियन लिवरेज से ये 2 बिलियन लिवरेज तक के पहुंचता चला गया दोस्तों। तो अब ये 2 बिलियन लिवरेज का हम पे ऑलरेडी डेप्ट है, तो हम लोग अगर चुकाएंगे भी तो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं। और जिन लोगों ने पहले से हमें पैसा दे के रखा है वो आएंगे हमारे पास पैसा मांगने, तो हम उनको पैसा देंगे कैसे। अब वो जो पैसा दे चुके थे हमें इन वॉर्स के ड्यूरेशन में, अब वो पैसा मांगने आएंगे, तो जो पैसा मांगने आएगा वो कहलाएगा लेंडर। तो लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट। अब यहां पे लेंडर्स, क्योंकि वो राजा था लुइस 16 तो अच्छा खासा पैसा लेके रखा होगा तो लोगों से, और लोगों ने दे भी दिया होगा। नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। अब उन्होंने बोला कि हमें पैसा वापस चाहिए, बट सिर्फ पैसा वापस नहीं चाहिए, हमें इसके साथ में लोन के साथ में, मतलब प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट अमाउंट भी चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, तो 10% होगा। तो एग्जाम में याद रखना है सर कि जो बिलियन लिवरेज लोन लेके रखा था जो कि 2 बिलियन लिवरेज तक के पहुंच गया था, उस पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है वो देना है अब 10%। अब राजा को पसीना आ गया कि अब पैसा दे तो दे कैसे, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। अब प्रॉब्लम यह है कि जो खर्चे चल रहे हैं उसके डे टू डे के वो तो चल ही रहे हैं, सच एज। अब यहां पे रेगुलर एक्सपेंसेस क्या क्या थे, तो पहले थी भैया खर्चे में कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। जो आर्मी है उसके पास उनको खाना पीना, उनको सारे जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो सारे तो चाहिए, उसके लिए एक
एक अच्छा खासा खर्चा देना पड़ेगा। द कोर्ट सिस्टम जो चल रहा है, मतलब वहां का जो जुडिशरी सिस्टम चल रहा है, उसके लिए पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटी, जहां पे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी चल रहे हैं, उन सारों के खर्चे जो है वो उठाना पड़ेगा किसको? लुईस 16 को। अब भाई लुईस 16 को पैसा चुकाना भी है और यहां पे ये जो खर्चे चल रहे हैं उसको निकालना भी है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण अब टैक्स जो है वो इंक्रीज करना पड़ा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन टैक्सेस को इंक्रीज क्यों किया गया? 2 बिलियन लिवरेज का जो यहां पे डेप्ट हो चुका था उस पे 10% के साथ पैसा चुकाना है। दूसरा यहां पे रेगुलर एक्सपेंसेस में अगर हम लोग बात करें तो आर्मी जो है उसका पैसा चुकाना है, कोर्ट जो है उसका पैसा चुकाना है, अगर गवर्नमेंट और यहां पे यूनिवर्सिटीज हो तो उनका पैसा चुकाना है। तो ये पैसा आएगा कहां से? तो उसके लिए ही कहीं ना कहीं लुईस 16 ने यहां पे टैक्सेस को जो है दोस्तों इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो दिमाग में क्या बैठता है कि ये प्रेशर जो है किस पे आने वाला है? थर्ड स्टेट पे। तो जाहिर सी बात है अब ये कंडीशन हो गई है किसकी? वॉर की या रिवॉल्ट की। देयर वॉज द राइज एंड इमरजेंस ऑफ मेनी सोशल ग्रुप इन द फ्रांस इन द 18th सेंचुरी। ये सब चीजें देखते हुए 18th सेंचुरी में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि सीधे रिवॉल्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द लुईस 16 या मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे हम लोग बात करते हैं दे वर ट्रेडर्स। अब ये जो परेशान है वो कौन लोग होंगे? तो ये ट्रेडर्स परेशान थे, बिजनेसमैन परेशान थे, लॉयर्स परेशान थे। मैं इन लोगों को बोल सकता हूं एजुकेटेड पीपल्स। तो ये एजुकेटेड पीपल थे और ये मिडिल क्लास हुआ करते थे। एंड टीचर्स, द ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन हैड एक्वायर्ड वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड। अब इन लोगों के पास पैसा तो आ नहीं रहा था, तो ये ओवरसीज ट्रेड से ही थोड़ा बहुत पैसा कहीं ना कहीं कमा के ला पाते थे, अदरवाइज इनके पास कोई अच्छा खासा पैसा नहीं आ पा रहा था। तो लुईस 16 की हम लोगों ने कहानी समझी कि लेट 18th सेंचुरी में लुईस 16 के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे उस पे प्रेशर किस चीज का पड़ रहा था, टैक्स बढ़ाने का कारण क्या था और ऑलरेडी उसके पास जो लोन था उसको कितना यहाँ पे चुकाना था। तो इस तरीके से टॉपिक 3 में हम लोगों को लेट 18th सेंचुरी की कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डीपीपी है उसकी लिंक दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये सॉल्व करनी है और टेलीग्राम चैनल पे फटाफट आंसर्स भेज देने हैं, जिससे हमारा टॉपिक कंफर्म हो जाएगा और रिजल्ट हमारा शानदार आ जाएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।